फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3rd और 4th हम दोनों के क्वेश्चन आंसर एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। एक्चुअल में क्या था, ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर दे रखा है, हालांकि है वही सिलेबस, ये नाम चेंज है। उसमें आपको दिल्ली और दे रखा है आपका जो 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं दे रखा है। यहाँ आप देखोगे कि जो आपका दिल्ली एक सुल्तान दे रखा है, तो ये थोड़ा नाम चेंज है, हालांकि क्वेश्चन वही है आपके। तो सबसे पहले जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आए हम पहले उन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के लास्ट में जो एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा दिल्ली के सुल्तान। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़े मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा, और राजा का काम सेना के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किया जाता है राजस्व, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त है। ये जो न्याय चक्र दिया था वो किसने दिया था? फ़क़्रे मुदब्बिर ने। घूम फिर के ये है कि आपको किसान को खुश रखना है ताकि वो अच्छे से फसल उगाए, जिससे वो राजस्व दे पाए। मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? मिनाज सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्री को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजिया सुल्तान के विचार मिनाज सिराज के विपरीत था। उसके में जो पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा मतलब होता था, ये मिनाज सिराज के मतलब थॉट थे, विचार थे। इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन था उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता था कि उस टाइम में गुलाम को बेटे से भी बढ़ के माना जाता था? सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक जो कलाल था, जो शराब बनाने और बेचने वाला था, फरुज जो हज्जाम नामक जो नाई था, और जो मनका तब्बाक जो नामक बावर्ची थे, और लड्डा और पीरा नामक जो माली थे, उनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पर मतलब पाए जाते थे। इनके अंदर पर बड़े पद पाने की योग्य मतलब ये सोच थी उसकी, किसकी? मिनाज सिराज था जिसने बोला था इसके बारे में, सॉरी बर्नी ने नहीं थी। इसलिए इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नशा और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण बताए। उन्होंने कहा कि भाई सुल्तान है वो क्या हो गया है, पागल हो गया है, उसका विवेक खत्म हो गया है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोरक्को के 14वीं सदी में भारत आए यात्री
इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया। उसके अनुसार सरदार चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे, कि वो जो बांस के झुरमुट होते थे इनके लिए मतलब एक तरह से जैसे किले की कोई दीवार नहीं होती, प्राचीर उसका काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही अनेक मवेशी और फसल रखते थे। अंदर ही पानी उपलब्ध रहता था, अर्थात यहाँ एकत्रित हुए वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब आपके जो बुक के बाद के क्वेश्चन आंसर हैं वो आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की थी? तो तैमूर राजपूत चौहान राजाओं ने सबसे पहल दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के सुल्तानों के शासकों में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। तीसरा क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। इब्न बतूता किस देश से भारत आए थे? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ का है? अफ्रीका में। पांचवा क्वेश्चन है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों का हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित दिए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुश और प्रसन्न हो सकें। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। छठा क्वेश्चन है, सुल्तान की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन, शहर की पृष्ठभूमियों में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि से सुदूर क्षेत्रों में बाहरी सीमा कहा जाता था। सातवां क्वेश्चन है, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला था, उनकी नियुक्तियां वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थीं। दूसरा, उन्हें कोई भी इक्ताया क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। तीसरा, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था, मतलब बदला, एक तरह से ट्रांसफर जैसा। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा जो अधिकारी था वो नियुक्त किए गए थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें, कि जो राज्य ने निर्धारित किया है कर वही वसूलें और जितना उनको बोला गया उतने ही सैनिक रखें। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा। पहला था, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तीसरा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और इस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलाए। 9वां क्वेश्चन है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? आंसर है, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। दूसरा है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी कभी वो रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम जो पाने के लिए, मतलब इनाम वगैरह पाने के लिए सुल्तानों का ही इतिहास लिखते थे वो।
मतलब उन्हें कि भाई लिखने में उन्हें क्या मिलेगा, इनाम वगैरह मिलेगा, इसलिए उन्हीं का इतिहास लिखते थे वो ज़्यादातर। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहक और चरवाहों को उनके जो पर्यावास था, मतलब उनकी जो रहने की जगह थी, वहाँ से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगल क्यों काटे जाते हैं? आज जंगल कई कारणों से काटे जाते हैं। कृषि भूमि को पर्याप्त करना या आवास का निर्माण, परिवहन मार्गों का निर्माण एवं खनन कार्य के लिए, बड़े बांध के निर्माण में या वनों की कटाई के लिए। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा बच्चों। पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए, उनके रेखाचित्र बनाइए। तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं, एक बार देख लेते हैं। ये पहली है प्रसिद्ध इमारतें, दूसरा निर्माणकर्ता और निर्माण वर्ष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1199 से लेकर के और 1208 तक। हौज खास दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी और 1305। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से और 25 ईस्वी के में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। खिड़की मस्जिद दिल्ली, ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी और 1326 में बनवाई थी। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा 4th चैप्टर। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 4th चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। तो यहाँ मतलब आपका मुग़ल साम्राज्य नहीं दे रखा है। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका जो है 16वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी का काल टाइम पीरियड दे रखा है। मतलब सीधा सीधा मुग़ल एम्परर नहीं कहा है, इसका नाम चेंज कर दिया। हालांकि क्वेश्चन आंसर ये वही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राजपूतों के साथ मुग़लों के शादियों के कुछ उदाहरण दें कि कौन कौन से थे। तो जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो वर्तमान में जयपुर के, जिसे आमेर भी कहते हैं, जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इन दोनों की माएँ कौन थी? हिंदू। अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। उत्तर है आपका 5000 जात वाले अबजातों का दर्जा 1000 जात वाले अबजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा आईने अकबरी के बारे में व्याख्या करें। अकबर ने अपने कवि मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसको जो इसका शीर्षक है वह है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक जो आयाम है वो है विविध प्रकार की चीज़ें, जैसे
फसलें, पैदावार की जो कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाते हैं आपके, वो पहले बुक के अंदर के क्वेश्चन थे और ये आपके बुक के बाहर मतलब एनसीईआरटी में जो दिए गए। तो यहाँ आपको जोड़े बनाने हैं। तो आपका जोड़ा बनाते हैं। मनसब किससे हो गया? मनसब एक पद होता था आपका, तो मनसब को हमने मैच कर दिया पद से। मंगोल क्या थे? उज्बेक जो थे उनको मंगोल कहा गया था, जिन्होंने वहाँ से बाबर को भगाया था। सिसोदिया जो था वो मेवाड़ में था ये वंश, ठीक है। राजपूत राठौर मारवाड़ में थे, जो जोधपुर की हम अभी बात कर रहे थे आपके जो। और जो नूरजहाँ थी वो कौन थी? वो जहांगीर से जुड़ी हुई थी, जहांगीर की पत्नी थी। और सूबेदार जो था वो आपका कौन हो गया? गवर्नर, ठीक है। तो ये जोड़े बना लिए, ये एक बार और देख लो आप, ठीक है। अब क्या करना है आपको? फिलिंग द ब्लैंक भरने हैं। इसमें आपका दे रखा है सबसे पहले अकबर के जो स्पेस, अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम की राजधानी क्या थी? तो यहाँ आपके जो उनके जो उनका भाई जो था उसका की राजधानी क्या थी ये बताना है। तो यहाँ आप लिख लेंगे काबुल। तो ये काबुल भर लेना आप, ठीक है। लास्ट में मैं दिखा दूंगी ये सारे, ठीक है। उसके बाद है दक्कन की 5 सल्तनत, बरार, जो खानदेश, अहमदनगर और जो आपका बीजापुर और गोलकुंडा है ये, ठीक है। एक मिनट, बीजापुर ये इम्पोर्टेंट थे 2, बीजापुर एक तो आपका, और दूसरा था आपका गोलकुंडा, सॉरी एक बार, हाँ गोलकुंडा ही था, गोलकुंडा, ठीक है। एक बार मैं दिखा दूंगी। अगला है, यदि जात एक मनसब के पद और वेतन का घोतक था तो सवार स्पेस उसके स्पेस को दिखाता था, तो उसका सैन्य और उत्तरदायित्व दिखाता था। पहले में आएगा सैन्य और उसके उत्तरदायित्व की, जो सैन्य जो उसका उत्तरदायित्व होता था वो क्या होता था, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा तो एक बार आप देख लेना। उसके बाद है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी स्पेस के विचारों को गढ़ने में मदद की थी, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्म, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो ये उनकी सुलह कुल की नीति थी, अकबर की सुलह कुल, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लें। कै में काबुल आएगा, खे में बीजापुर और गोलकुंडा है, गै में सैन्य और उत्तरदायित्व, और घै में आपका सुल्तान सुलह कुल आ गया, ठीक है। मुगल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो मुगल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत थे दिल्ली और आगरा, सेंटर जो थे मेन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत होते थे। 5वां क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका होती थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किया गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। 6वां क्वेश्चन है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? पहला है,
अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार महत्वपूर्ण थी। पहला है, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरा, इन चर्चाओं ने प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था। सातवां क्वेश्चन है, मुगलों ने खुद को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया था? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक और चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मंगोल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए। आठवां क्वेश्चन है, भू राजस्व प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? भू राजस्व प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। पहला, भू राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा ही पूरे किए जाते थे। तीसरा, राज दरबार के कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चों की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर थी। नौवां क्वेश्चन है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हुए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे से समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, राठौड़ों तथा अन्य समूह से सम्मिलित किया। इससे मुगल को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। 10वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? उत्तर है, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधताओं में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृति जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अनेक जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इसमें भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता किस तरह चुनौती नहीं है, मतलब। 11वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? उत्तर है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्रों जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यावरण एवं अन्य सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधन के मात्र 61.5% उपभोग कर रहे थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के 90% संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन तो आपको खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है, मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाइए कि जिन नगर, गांव अथवा क्षेत्रों में आप रहते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये तो आप ही बता सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ। तो ये हमारा जो चैप्टर था 4th वो भी ख़त्म हो गया है।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।